पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। सीबीआई ने करीब 4.5 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ की। उसके बाद टीम रवाना हुई और इस मामले में उनके पति आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपी हैं। हमको बुलाया नहीं गया था। हमको उल्टी खबर मिली कि कोई बाहरी पदाधिकारी 10 नंबर में प्रवेश कर गए हैं। वो जानकारी ले करके हम यहाँ पहुँचे हैं। जानकारी हमको मिला है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, केवल पूछताछ हुआ है, केवल पूछताछ हुआ है और कोई विशेष बात नहीं। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी ने बयान लेने के लिए कहा था सीबीआई से, जा नहीं सकती है। वो इंटरनल मैटर है, वो अपना इंटरनल मैटर पर कुछ पूछताछ कर रहे थे, उसका जवाब मैडम दी है और कोई विशेष बात नहीं। सीबीआई पूछताछ के बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी विधान परिषद पहुंची। हालांकि सीबीआई पूछताछ के बाद वो बेहद शांत दिखी। उन्होंने कहा कि पूछताछ में कुछ खास नहीं है और राबड़ी देवी ने इस तरह की पूछताछ कहा कि हम सब से चलता रहा। मैडम, सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। अब बाहर जाकर बनाइए ना। हम लोग का सुंदर से चलता है। फिर क्या लग रहा है कि सीबीआई की पूछताछ को लेकर राबड़ी देवी के पुत्र और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज, तो आपने तो देखा ही, मतलब किया गया उसका भी तो या टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। अब टाइमिंग, अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? ये तो बिहार की जनता देख ही रही है कि क्या हो रहा है। सर, आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई पूछताछ के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार सीएम के पूछने पर तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को जानकारी दी कि सीबीआई की टीम वापस लौट गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं की परिषद के गलियारों में मुलाकात हुई। वहीं इस पूछताछ को लेकर राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। देखो, क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, शायद बीजेपी इसको भूल गई है। सारे जो सेंट्रल एजेंसी है वो अपने स्वायत्तता खो दिया है, स्वतंत्रता खत्म है और ये तो हास्यास्पद हो गया है, मजाक हो गया है। सेंट्रल एजेंसी जो केंद्रीय एजेंसी है उसका खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा का प्लान है, ड्रीम प्रोजेक्ट है विपक्ष मुक्त भारत बनाने का। और काला धन का जहां तक सवाल है, ये तो भारतीय राजनीति का बुनियाद है। आज आप बताओ, बीजेपी साफ सुथरा है क्या? असम के मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री है उस पर छापा नहीं पड़ता है, उससे पूछताछ नहीं होती है। भाजपा के पास जो रहेगा वो समझ लीजिए साफ रहेगा। इससे पहले वो भी गलत है इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर, कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा, क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो,
जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी इस कांड को लेकर के कई बार पूछताछ हो चुकी है, कई बार इनकम टैक्स की रेड हो चुकी हैं और तीसरी बार सीबीआई इंट्रोगेशन है। हम जांच एजेंसी की प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसमें राजनीतिक बदले की और विपक्ष को आवाज़ को दबाने जैसी कार्रवाई की बोनी आनी चाहिए। कल मनीष सिसोदिया जी को लेकर के भी कई दलों के नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। उससे पहले भी कई अन्य राज्यों के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और परिवारों पर इस तरह का हो चुका है। तो जांच एजेंसियां अपना काम करें, उसका नतीजा निकले, लेकिन अब तक 1% मामलों में भी जांच एजेंसी को, ईडी को या इनकम टैक्स को कामयाबी नहीं मिली है। भारतवर्ष की जनता और खासकर बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि लालू परिवार करप्शन का पर्याय है। आज जो सीबीआई राबड़ी देवी जी के आवास पे जो इंट्रोगेशन कर रही है वो लैंड फॉर जॉब मामले में है और एक केसेस नहीं है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने शासनकाल में बिहार के हितों की बात नहीं की, बिहार का विकास नहीं किया, लेकिन अपने परिवार का विकास तो जरूर ही किया। दर्जनों बार दर्जनों ठिकाने पर रेड मारी जा रही है। भारत सरकार का यही काम है, षड्यंत्र है नफरतवादियों का। तो षड्यंत्र से हम लोग जूझ रहे हैं। आप इसलिए परेशान क्यों है? ये भी हो सकता है कि करोड़ रुपया आप सीबीआई को लोग ले जाएंगे और कहेंगे हाँ यही हमको मिला है। आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ न मिला है, मिट्टी के सिवा कुछ न मिला है। जब षड्यंत्र ही हो रहा है नफरतवादियों का, दिल्ली में बैठे नफरत के पर्याय का, तो कुछ भी हो सकता है। कौन सी बात, नई बात है क्या? पटना में राबड़ी देवी से जब सीबीआई की पूछताछ चल रही थी तब आरजेडी समर्थकों में काफी नाराजगी देखी गई। जैसे ही राबड़ी समर्थकों को सीबीआई के पहुंचने की खबर मिली, वो बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक राबड़ी आवास पर पहुंच गए। राबड़ी से पूछताछ के बीच नाराज आरजेडी समर्थक आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान समर्थकों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जिसे धमकाने के लिए कि तुम सरेंडर करो मेरे सामने में, लेकिन यह संभव नहीं है। बार बार तुम अटैक करो, लालू यादव का पुत्र तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेगा। तुमने पद का दुरुपयोग कर रहा अमित शाह। मोदी जनता इस बार तुमको सबक देगा। 2024 का जो चुनाव है पार्लियामेंट में, तुम कहीं का नहीं रहेगा बिहार में। अति देख ही रहे हैं सीबीआई का छापा पड़ रहा है और आपको जानकारी है कि केंद्र का इशारे पर सीबीआई छापामारी कर रही है। सीबीआई छापेमारी कर रही है तो बार बार हो रहा है ना, बार बार हो रहा है। तो इसको तो बेचैनी है कि 2024 का है, चुनाव है और तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात किए, 10 लाख रोजगार के, उसको बेचैनी है कि यह नौकरी दे रहा है, फला दे रहा है। हमको तो विदा होना है। 2024 में कहूँ नाम निशान रहेगा क्या? हम लोगों को पता चला है सीबीआई की टीम आकर के पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव जी सदन चले गए हैं। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। ये बिल्कुल नाजायज है। ये बिहार के साथ धोखा कर रहा है। ये जो भी लोग भाजपा के खिलाफ हैं उनके ऊपर चंद तरह से प्रताड़ित करने का यह काम कर रहा है। अब सीबीआई और ईडी कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं रहा है। यह मोदी के इशारे पर एक तोता के रूप में, कठपुतली के रूप में, एजेंट के रूप में, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सरकार चली जाएगी तो हम लोग जानते थे कि अब इस रैली के बाद हम लोग यहाँ छापा पड़ेगा, हम लोग के आदमी को प्रताड़ित किया जाएगा, लालू जी को प्रताड़ित किया जाएगा, राबड़ी देवी को प्रताड़ित किया जाएगा और पूर्णिया का रैली घबरा गया है और इसकी साजिश है। कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया लेके लोग विदेश भाग रहा है, उसमें देखने वाला कोई नहीं है। ये सामाजिक न्याय के जो विचारधारा लोग हैं, गरीब, गुरबा, बैकवर्ड, पिछड़ी जाति, हरिजन, अल्पसंख्यक, उसको प्रताड़ना करने के लिए लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है, राबड़ी देवी को प्रताड़ित किया जा रहा है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तमिलनाडु पहुंचे और चिराग ने कहा कि उनके पास लगातार फोन आ रहे थे, इसलिए वो तमिलनाडु की हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो ये देखने आए कि क्या बिहार के लोगों से साथ तमिलनाडु में सचमुच में मारपीट हो रही है। चिराग पासवान ने पलवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वो यहाँ बिहार के लोगों के समर्थन में आए जो बिहार से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के तमाम लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं और अगर इन्हें धमकाया जा रहा है तो ये परेशान करने वाली बात है। तमिलनाडु आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। मेरे बिहार के लोग जो तमिलनाडु में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं डर और भय के साए में यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे निरंतरता में पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से उन लोगों के फ़ोन, वीडियो मैसेजेस बार बार आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि भैया कैसे उन्हें यहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है
उन पर अटैक हो रहे हैं, उनकी FIR तक लॉन्च नहीं हो रही है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस घड़ी में आकर कम से कम मैं उनकी हिम्मत बंधाऊं। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। अलग अलग जिलों में पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 3 जिलों में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां अपराधियों के द्वारा हथियारों की सप्लाई की जा रही है। और इसके अलावा अन्य मामलों में कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। होली को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तमिलनाडु के फेक वीडियो मामले में भी कार्रवाई की गई। 2 तरह की कार्रवाई है। एक तो अपराध कर्मियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जा रही है, जिसका नतीजा आपने देखा कि 3 जगह हमारे यहाँ मनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। रोको टोको अभियान भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत अपराधी जो उत्तर प्रदेश से आ रहे थे वो गिरफ्तार हुए हैं। 3-4 और हमारे पास महत्वपूर्ण गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो एक तरफ तो अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ गाँव में जहाँ पर होलिका दहन होना है, पूर्व की जो घटनाएँ हैं और पूर्व के जो आपराधिक तत्व हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है, उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहारियों के निवासियों के साथ कतिपय हिंसात्मक घटनाओं को जोड़कर संबंधित सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित हो रहे थे, उसके आलोक में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कार्रवाई की गई। आर्थिक अपराध इकाई के नेतृत्व में आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत वहाँ पर एक पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के विरुद्ध 10 सदस्यीय विशेष जांच का दल का गठन किया गया और इस गठन के उपरांत में बहुत सारे सत्यापन हुए। कुल 30 इस तरह के वीडियो, लिंक, पोस्ट और SMS मिले हैं, जिसका कि पुलिस अभी जांच कर रही है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में एक निजी एजुकेशन सेंटर में ऑनलाइन एग्जाम में एंट्री पर रोक लगाने को लेकर छात्रों में जमकर हंगामा हुआ और साथ ही सेंटर पर तोड़फोड़ की गई। कई कंप्यूटरों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं छात्रा ने संस्थान पर एग्जाम में धांधली करने की बात कही। वहीं छात्रा का आरोप है कि 11 बजे एंट्री और 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, जहां एंट्री के दौरान 1 मिनट लेट होने पर रोक लगा दिया गया। वहीं रोक लगाने को लेकर छात्रों ने हंगामा करते हुए बाईपास हाईवे रोड को जाम कर दिया। हंगामा और जाम की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पर पहुंचे और परीक्षार्थी को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उग्र परीक्षार्थी प्रशासन की बात सुनने को तैयार तक नहीं थे। वहीं एग्जाम कोऑर्डिनेटर अंजनी सिंह ने छात्रों से अपील की है कि सभी परीक्षार्थी शांति से एग्जाम दें। मैं आज स्टेट का एग्जाम देने आई थी कॉमर्स विभाग। आज क्या हुआ, हम लोग का एग्जाम 12 बजे से 2:30 बजे तक था, लेकिन जब एंट्री लिया गया तो 12:30 बज गया। 12:30 बजे के बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ। जब टेस्ट में सबको लिखा गया कैंडिडेट की, उसके बाद वहाँ इनवैलिड बता रहा था। इनवैलिड बताया, कुछ स्टूडेंट का 5-6 स्टूडेंट का खुला और 25 का सब नहीं खुला। जिसके बाद हम लोग बोले कि सर हम लोग के सिस्टम में देख लीजिए, चेक कीजिए। वो बोला नहीं, एरर प्रॉब्लम है और सब मैनेजमेंट भाग गए। हम लोग को छोड़ दिया कि मतलब मत दो तुम लोग और सब दो। स्टेट का एग्जाम चल रहा है कॉमर्स का, ठीक है, तो +2 लेवल का चल रहा है, ठीक है। क्या हुआ उसमें शुरू से स्टार्टिंग से ही सही से एंट्री नहीं ले रहा था। 11:30 बजे से वो क्लोजिंग टाइम के बाद 12:30 बजे तक वो एंट्री लेते रहा। अभी भी सारे को एंट्री नहीं ले पाया था वो, और सब जगह सारा सिस्टम ऑन नहीं हुआ। कुछ किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ, वो भी 12:30 बजे के बाद, जबकि एग्जाम का टाइम 12 बजे से। बेतिया से बड़ी खबर बता दें, जहां एक युवक ने पहले रेलकर्मी को गोली मार दी, फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात नरकटियागंज रेलवे स्टेशन का है, जहां दिन दहाड़े एक युवक ने रेलवे इंक्वायरी में कार्यरत एक कर्मी को गोली मार दी। घायल युवक के सीने में गोली लगी है। रेलवे पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। गोलीबारी की इस घटना से प्लेटफॉर्म पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक गोली चलाने के आरोपी से घायल रेलकर्मी ने नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए लिए थे। रुपए मांगने पर वो बार बार बहाना करके टाल जाता था और इसी गुस्से में रुपए देने वाले युवक ने रेलकर्मी को गोली मार दी। इसके बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 3 गोली बरामद हुए हैं।
बेतिया से बड़ी खबर बता दें, जहां एक आवास सहायक को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। मामला मंझौलिया का है, जहां आवास सहायक को ग्रामीणों ने रिश्वत के रूपों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि परसा पंचायत के आवास सहायक आशुतोष कुमार ने मुकेश महतो नाम के शख्स से आवास दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। जैसे ही वो रिश्वत लेकर बाइक से जाने लगा, वैसे ही ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और वीडियो बनाने लगे। गाँव वाले आवास सहायक से दी गई रिश्वत भी वापस मांगने लगे और इसी भीड़ में आवास सहायक ने रिश्वत की रकम को वापस किया। इस पूरी वारदात को ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया। सीरियल नंबर ये पैसा मिला लिया कि हिंकर हो कि के करो, अब बताइए कौन पकड़िए सीरियल नंबर। जहानाबाद में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जहां परस बिगहा पुलिस ने जिंदा अभियुक्त को मृत बताकर कोर्ट का गुमराह करने का मामला प्रकाश में आया और मामले का खुलासा तब हुआ जब मुर्दा घोषित किए गए अभियुक्त ने न्यायालय में सरेंडर कर खुद को जिंदा बताया, जिसे देख जज भी हैरान रह गए। दरअसल परसा बिगहा थाना के पुंडई बेलदारी बिगहा गांव निवासी अनिल बिंद के खिलाफ साल 2013 में मारपीट का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में तत्कालीन मुखिया राम प्रवेश कुमार ने अपने पैड पर लिख कर दिया था कि अनिल बिंद की मौत 2019 को हो गई थी। मुखिया ने अपने पैड पर लिखकर जानने पहुंचाने का भरोसा दिलाया। मुखिया के पैड पर लिखे प्रमाण पत्र को थाना प्रभारी ने सही मानते हुए अनिल बिंद को मृत मान लिया और कोर्ट को मृत होने की जानकारी दी। लेकिन जब मृत मान लिया गया, व्यक्ति सशरीर पेश होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। एंटी पार्टी था, वो बनवा करके हम मुखिया से वहाँ दे दिए थे। अच्छा। अब मेरा को मालूम नहीं था, हम जा करके कोर्ट में सिलेंडर हुए। उसको बाद मतलब कि हम सिलेंडर हुए तो हम जेल में चल गए, तो मतलब वहाँ मामला फंस गया कि जे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनल है। अब मैं नहीं जानता था, न मैं बनवाया था। रिजल्ट पर उसको जो है मुखिया के द्वारा मृत घोषित किया गया था, लेकिन वास्तविक रूप में जिंदा था। तो जिंदा है और उसने आत्मसमर्पण करके अपना जमानत करवाया। मैं ही उसका अधिवक्ता हूँ। तो इसमें तो लिखा है, लिखे मुखिया जी, तो मुखिया प्राथमिकी तो सूचना वही दिए। तो क्या पुलिस का भी तो जांच करना होता है कि जांच करके जांच तो करती है पुलिस, जब लिखित दिया रहा है लोग का पता लगाया। तो अब न्यायालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जांच हो रही है। जांच हो रही है। उपस्थित बुलाया गया है न्यायालय दोनों। किनको? थाना अध्यक्ष जो तत्कालीन थे उनको और मुख्य। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां एक छात्र का फांसी के फंदे पर लटका शव मिला, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। गांव के एक युवक पर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। अब पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई। मामला हवेली खड़गपुर थाना इलाके का है, जहां मुलुक दास टोला के रहने वाले सुदर्शन कुमार नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि जब वो सुबह 2:30 बजे मृतक सुदर्शन के कमरे में गया, लेकिन वो कमरे में नहीं था। वहीं काफी खोजबीन की गई, लेकिन वो नहीं मिला। मृतक के बड़े भाई का आरोप है कि गांव के ही एक लड़की के साथ मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों को लगी, जिसके बाद उसने हिदायत दी। लेकिन ये लोग फोन के जरिए लड़की से बुलवाकर उसकी हत्या कर खुदकुशी का रूप दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद खड़गपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, डीएसपी राकेश कुमार और दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। सूचना मिली है, थाना के पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। बॉडी को नीचे उतार कर उसका इंक्वेस्ट बनाया गया है और जो भी इनके परिजन बयान दे रहे हैं, उस बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये हत्या का मामला बता रहे हैं। पुलिस सभी बिंदु पर अनुसंधान कर रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य सभी बिंदुओं पर साक्ष्य संग्रह किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। खोजना शुरू किए, चारों तरफ खोजे, यहाँ पर भी इसके आसपास में भी खोजे, कहीं नजर न आया। जब सुबह करीब 5 बजा, पौने 5 बजा, तब देखे कि इसको जो है लटका दिया। हमारा जो है लड़का विक्रम कुमार इधर जो है आया, तब देखा, नजर पड़ा उसका। दशरथ दास का बेटी से इसका जो है प्रेम प्रसंग था। उसके बाद इसको बुलाया गया है फोन करके। उसके बाद बुला के उसके बाद मतलब गार्जियन के द्वारा वो लड़की बुलाया है इसको। उसके बाद सब मिलके इसको मार के 2-4 लड़का मिलके मारा है।
दानापुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पीपा पुल के बीच के चार्ट का नट टूट गया है, जिसकी वजह से पुल में समस्या खड़ी हो गई और इसकी वजह से पुल पर लंबा जाम लग गया। दियारा के लोग दूसरी तरफ फंसे हुए हैं और आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है और पीपा पुल के ऊपर जाम लगा हुआ है। पीपा पुल का नट टूट गया और जिसकी वजह से 2 पीपा अलग हो गया और जिसे जोड़ने का काम फिलहाल शुरू किया गया, लेकिन अभी तक ये जुट नहीं पाया, जिसकी वजह से लंबी कतारें लगी हुई हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां भारी भीड़ भी जमा हो गई है। उससे तो यही लगता है कि पीपा पुल टूटने के बाद कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो हादसा टल गया और जो गैप था वो पुल के बीच में आ गया था और उस गैप में कई गाड़ियां जाते जाते बची और देखा जा सकता है कि पीपा पुल 2 भागों में बंटा हुआ है, जिसे जोड़ने का कार्य मजदूर कर रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।